नमस्कार साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए आज हिंदी समाज की सेकंड क्लास, जो कि आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से जिसमें कि हिंदी आती हो बहुत महत्वपूर्ण है। यह मैं कहूँ पेपर की खोपड़ी फोड़ने के लिए क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात का ध्यान रखना, समास आपके लगभग हर उसमें पेपर में आते हैं जिसमें हिंदी आती है, और जो कि समास सबसे कोई सब्जेक्ट है, अगर कोई टॉपिक है तो समास ही है। ठीक है, तो थोड़ा बढ़िया करके मैंने आपको जो पहली क्लास में अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ाया था वो आपके समझ में आया होगा। आज चलेंगे हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? द्विगु समास और कर्मधारय समास। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, इनको बढ़िया करके समझिए। और उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी। तो देखिए, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ठीक है, अर्थ आपने निकाल लिया होगा, आप समझ गए होंगे कि सब कंपटीशन वाले हैं। और मैं यही कहूंगा, आप मोटिवेशनल शायरी जरूर पढ़िए, जरूर देखिए करिए यूट्यूब पे या किसी बुक, कोई बुक ले लीजिए। इससे एक अंदर एक नई ऊर्जा सी उत्पन्न होती है या नया एक ऊर्जा भर जाती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, उसके बाद में थोड़ा बात करते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और जिसमें कि मेन टॉपिक पर हमारा समास का जो दूसरा समास है वो है कौन सा? हमारा द्विगु समास। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो हमारा समास है द्विगु समास, सबसे पहले इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ क्या होता है? ये जो बना है द्विगु समास, जो बना है ये बना है दो शब्दों के मेल से। किससे? द्वि प्लस गु। ठीक, द्वि का अर्थ होता है दो और गु का अर्थ होता है गाय। इन दोनों शब्दों के मेल से जो बना है कौन से? द्विगु शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और द्वि का मतलब होता है दो और गु का मतलब होता है गाय। इन दोनों को मिलकर बना है दो गायों का समूह या दो गायों का समाहार। ठीक है, द्वि मीनी दो, गु मीनी गाय। ठीक है, दो गायों का समूह या दो गायों का समाहार। द्विगु का मतलब होता है, ये अर्थ होता है। ठीक, इसका मतलब मुझे पता लग गया, द्विगु में जो है समूह का बोध होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये रहोगे द्विगु। इसकी पहचान ये है, महन है इसकी पहचान जो है, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसे बैठते चले जाएंगे। बस थोड़ा जो मैं समझा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना। इस समास का उत्तर पद मीनी उत्तर पद या दूसरा पद, यह द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है या मुख्य होता है। या मैं कहूं द्विगु समास के दूसरे पद की वैल्यू ज्यादा होती है, पहला पद इसका गौण होता है या इसकी कम वैल्यू होती है। समझ में आ गया होगा। फिर है, जहां प्रथम पद संख्यावाचक, दूसरा पद संज्ञावाचक। इस समास में पहला पद क्या होगा? संख्या, कोई ना कोई संख्या दे रखी होगी, 2 3 4 5 6 या त्रि चतुर्थ पंचम, ये इस प्रकार से संख्या दे रखी होंगी। ठीक है, और दूसरा पद संज्ञावाचक। संज्ञा आप जानते किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब पहला पद तो में संज्ञा का बोध करा रहा होगा, संख्या का, और दूसरा संज्ञा का। ठीक, फिर है, संपूर्ण शब्दों में समूह का बोध होता है। जब हम जो इसका शब्द देखेंगे इसमें समूह का बोध हो रहा होगा या समाहार का बोध हो रहा होगा। समूह क्या तो या समाहार, बात एक ही है। चलिए, आपके समझ में आ गया होगा। प्रथम पद संख्यावाचक होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा। ठीक, देखिए पहला इसका एग्जाम्पल है तिरंगा। इसका जो हम समास विग्रह करेंगे उसका मतलब होगा तीन रंगों का समूह। तिरंगा तीन रंगा, मतलब तीन तरह से रंगा, मतलब क्या होगा? तीन रंगों का समूह हो गया। अब जिसमें समूह का बोध होगा वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। एक बात ध्यान रखना, मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं, तिरंगा में जो है बहुब्री समास भी है। क्यों? क्योंकि देखो बहुब्री समास की जो परिभाषा होती है, बहुब्री समास का ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। होता नहीं होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? जो तिरंगा है इसका जो है, इसमें क्या हो रहा है? तीन रंगों का समूह, अर्थात इसको बोलते हैं राष्ट्र ध्वज को बोलते हैं हम। तीन रंगों का समूह या
तिरंगा किसको बोलते हैं हम? राष्ट्र ध्वज को बोलते हैं। ये तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा, तो इसमें बहुब्री समास भी होगा। अब बोलेगा हम क्या लगाएं? तो देखो तिरंगा अगर आपका आता है तो आपको लगाना पड़ेगा पहले तो द्विगु समास लगाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में द्विगु समास नहीं है तो आप बहुब्री समास लगाओगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में पहले द्विगु दे दिया बाद में बहुब्री दे दिया फिर क्या लगाओगे? तो हमें द्विगु समास लगाना है, क्योंकि द्विगु समास की जो परिभाषा है वो उसको फॉलो कर रहा है। प्रथम पद संज्ञावाचकों का, दूसरा पद संज्ञावाचकों का। और मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से समझना, जो हमारे संस्कृत के जो महान संस्कृत के जो रचयिता, संस्कृत के जो बोलते हमारे जो कवि थे, लेखक थे, क्या नाम है उनका? पाणिनि। पाणिनि के सूत्र में भी, क्योंकि संस्कृत में और हिंदी में थोड़ा संस्कृत अलग वो है अपनी है और हिंदी अपनी अलग भाषा है, ठीक है। तो जो हमारे जो संस्कृतविद हैं, जो संस्कृत की जो रचयिता है, जो लेखक हैं, कवि हैं, कौन, उनका नाम क्या है? पाणिनि। पाणिनि ने भी अपने सूत्र में समासों में क्या इसका जिक्र किया है, ठीक है। इसने लिखा है, उन्होंने भी यही लिखा है क्या? द्विगु समास का प्रथम पद संज्ञावाचक होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञावाचक होता है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक, दूसरा संज्ञावाचक। और देखो चलो छोड़ो, आगे देखो, संपूर्ण शब्द में समूह का बोध होगा। अब चल रहे थे हम तिरंगा पे, तो तिरंगा में देखो अगर 3 रंगों का समूह अर्थात राष्ट्र ध्वज, तो जो तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है वो कौन सा समास होगा? बहुब्री समास होगा, ठीक है। तो लेकिन अब बोलेगे आपने इसमें क्यों रख दिया? भाई इसमें इसलिए रख दिया क्योंकि 3 रंगों का समूह। अब इसमें देखो ये कर रहा है, जहां प्रथम पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद संज्ञावाचक हो, प्रथम पद संख्या 3 हो गया, दूसरा पद 3 रंगों का समूह, मतलब जो 2 ध्वज है वो 3 रंगों के समूह से बना हुआ, ठीक है। वो संज्ञा का बोध करा रहा है क्योंकि झंडा, मतलब जो हमारा जो झंडा है उसका नाम है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा द्विगु समास हो गया। फिर है दशानन। जो दशानन है 10 सिरों का समूह, या मैं को 10 सिरों का समूह। दशानन में आप अगर मेरे विश्वास बोल आओगे तो इसमें 3 समास हैं। बोले कैसे? दशानन में 10 सिरों का समूह द्विगु समास हो गया, क्योंकि पहला पद 10 आ गया। 10 में जिसमें पहला पद संज्ञावाचक हो और दूसरा संज्ञावाचक हो, वो क्या आएगा? क्या आएगा? वो द्विगु समास आएगा। देखो 10 प्लस आनंद, इसका संधि विच्छेद करो पहले, इसे जो तोड़ोगे तो ये आएगा 10 प्लस आनंद। आनंद बोलते हैं किसको? सिर को बोलते हैं या मुख को कहते हैं, ठीक है। और 10वीं संख्या आ गई, तो पहला पद तो संख्यावाचक आ गया और दूसरा पद क्या आ गया आपका? संज्ञावाचक आ गया। और जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा संज्ञावाचक हो, वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। बिल्कुल राइट है, द्विगु समास होता है। जब संज्ञा मतलब फॉलो कर रहा है तो हम क्या करेंगे? द्विगु समास में लगाएंगे। लेकिन क्या देखो दशानन द्विगु समास हो गया। अब दशानन 10 सिरों का दशानन अगर बहुब्री समास में जाएंगे तो ये होगा 10 हैं आनंद, जिसके 10 सॉरी। अब देखो जरा कि जो इसमें जो देखो बहुब्री समास किस प्रकार से होगा, ठीक है। देखिए ये जो दशानन है 10 सिरों का समूह, अर्थात किसी लिए आता? रावण के लिए आता है। तो तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, 10 हैं आनंद, जिसके अर्थात रावण। अब मुझे ये बताइए तो इसमें कौन सा समास हो गया? बहुब्री समास हो गया। लेकिन बोलोगे आपने इसमें क्यों रख दिया? भाई देखो इसमें बहुब्री समास भी है और इसमें कौन सा हमारा? द्विगु समास भी है। अब बोलोगे कौन सा समास लगाना है हमें? तो आपको अगर वैसे तो ये शब्द दशानन किसके लिए आया है? दशानन जो आया है वो रावण के लिए आया है, ठीक है। किसके लिए आया? दशानन जो आया वो रावण के लिए आया। इसमें तो मेरे हिसाब से बहुब्री समास होना चाहिए, लेकिन द्विगु समास इसलिए हो रहा है। अभी देखो पहला पद इसका संज्ञावाचक है, दूसरा पहला पद इसका संख्यावाचक है, दूसरा संज्ञावाचक है। ये पहला पद ये हो गया, दूसरा पद देखो ये है इसका फर्स्ट पद, ये है सेकंड पद। थोड़ा ध्यान से समझ लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हो। समास में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, एक एक समास में 3-3 समास है एक एक शब्द में। तो देखो पहला तो हो गया इसका संख्या 10, दूसरा हो गया आनंद। आनंद बोलते सिर को या मुख को, 10 एक संख्या है, तो कौन सा समास हो गया? इसमें द्विगु समास हो गया, ठीक है।
लेकिन अगर उसमें बहुब्री समास ऑप्शन में दे रखा तो आप कौन सा लगाओगे, बहुब्री लगाओगे, द्विगु मत लगाना, गलत हो जाएगा। क्योंकि 10 आनन किसके लिए आया है, रावण के लिए आया है। ये शब्द जो बना किसके लिए बना, रावण के लिए बना है। पहले रावण के लिए आया है, बाद में किसके लिए आया है, द्विगु के लिए आया है। ठीक है, तो बाद में द्विगु लगाओगे। अगर बहुब्री नहीं दे रखा विकल्प में तो क्या लगाओगे, द्विगु लगाओगे। फिर है पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। ठीक है, पंचवटी बोलते हैं 5 वृक्षों का समूह या 5 बटों का समूह। ठीक है, 5 वृक्ष मतलब ये ऐसे कहता है, जब राम को जब वनवास हुआ था तो वनवास में गए थे घूमने के लिए, तो मध्य प्रदेश में कोई जगह पड़ती है जहां पर 5 वृक्षों का समूह था, वहां पर उन्होंने विश्राम करा था। इसमें आम, पीपल, नीम, बरगद और इसमें 5 प्रकार के पेड़ आते थे, उसके नीचे बैठे थे, इसलिए उन्हें पंचवटी बोला गया। लेकिन पंचवटी में बहुब्री समास भी होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्योंकि ये पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, अर्थात जहां पर राम ने आराम करा था, या राम जहां पर मतलब जिन वृक्षों के नीचे राम बैठे थे। ठीक है, तो ये बहुब्री समास भी हो रहा है। लेकिन 5 पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, इसमें जो लगाओगे आप क्या लगाओगे, इसमें द्विगु समास लगेगा पहले। अगर बहुब्री भी दे रखा है तो क्या करना है, अगर उसमें बहुब्री भी दे रखा है, द्विगु भी दे रखा है, तो आपको द्विगु पहले लगाना। ठीक है, अगर द्विगु नहीं दिया है ऑप्शन में तो फिर क्या लगाओगे, बहुब्री समास लगाओगे। चवन्नी, 4 आनों का समूह। ठीक है, फिर है अठन्नी, 8 आनों का समूह। फिर आ गया त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। फिर है त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह या समाहार कह सकते हैं हम। ठीक है, फिर आ गया नवग्रह। देखो ये शब्द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो आया है हमारा नवग्रह। नव बोलते हैं 9 को और ग्रह बोलते हैं ग्रहों को, जो हमारे 9 ग्रह हैं उनका समूह, उसको बोलते हैं नवग्रह। अब देखो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, बोले नव मीनी नया होता है, ग्रह मीनी घर होता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये थोड़ा इधर को जरा ध्यान दो। देखो ये जो होता है ना नव ग्रह, ग्रह में जो मात्रा लगती है वो रे से रिस की लगती है। इसमें कौन सी मात्रा है, रे से रिस की नहीं है। ठीक है, इसमें रे से रिस की मात्रा लगती है नवग्रह में, और इसमें लगी हमारी कौन सी वाली मात्रा, ये रा वाली मात्रा है। ठीक है, ये जो है रा वाली मात्रा है, और ये कौन सी, रे से रिस की मात्रा है। तो ठीक है, तो नवग्रह मीनी इसका मतलब हो गया नया 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 घर, इसका मतलब हो गया 9 ग्रह। ये ध्यान रखना, मात्रा से ही बहुत फर्क बैठ जाता है। अगर वो ये देता है तो आपका द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया नया घर है, नया घर। इसका मतलब हो गया नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया, नव मिनी 9, ग्रह मिनी बोलते हैं घर। तो देखो इसका पहला पद क्या दे रखा है, हमारा संख्यावाचक दे रखा है। दूसरा पद क्या दे रखा है, इसका संज्ञा, मतलब नाम, गृह घर का नाम है। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो गया, हमारा द्विगु समास हो गया। ऐसा ही है चौराहा, चौराहा मतलब चौमिनी 4, राहा मिनी रास्ते, ये रास्तों का नाम है राहा, और चौमिनी 4 हो गया। तो पहला पद तो हो गया संख्यावाचक, दूसरा हो गया संज्ञावाचक। और जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा संज्ञावाचक हो, उसमें कौन सा समास होता है आपका, द्विगु समास। ठोको, 4 राहों का समूह। ठीक है, फिर है चतुर्वेद, चतुर्वेद इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो चतुर प्लस वेद आएगा। ठीक है, तो चतुर्थ प्लस वेद, इसमें आएगा 4 वेदों का समूह। तो पहला पद तो 4 को दर्शा रहा, दूसरा पद वेदों को दर्शा रहा। तो पहला पद तो आ गया चतुर्थ मिनी 4, मतलब संख्यावाचक हो गया। दूसरा वेद, वेदों का नाम है डायरेक्ट, जब किसी वस्तु का नाम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक कहते हैं। तो दूसरा पद क्या आ गया, इसका संज्ञावाचक आ गया। फिर है सप्ताह, 7 दिनों का समूह, सप्ताह। ठीक है, 7 दिनों का समूह। नवरत्न, ठीक है, नव मिनी होते हैं 9, रत्न बोलते किसको, आभूषणों को बोलते हैं। तो 9 रत्नों का समूह। ठीक है, ये देखो बहुत आराम से उठा सकते हो, कुछ भी नहीं है समास में। ये पहला पद है इसका, ये रत्न दूसरा पद है। पहला पद नव मिनी 9 को दिखा रहा, तो संख्यावाचक हो गया। दूसरा पद रत्न, रत्न बोलते किसी का नाम है, आभूषणों का नाम है, वो डायरेक्ट किसी का नाम है, वो क्या हो गया, संज्ञावाचक हो गया। त्रिफला, त्रिमिनी होता 3, फला बोलते हैं फल को, 3 फलों का समूह। ठीक है, तो त्रि हो गया 3, ये फर्स्ट शब्द हो गया।
ये सेकंड शब्द हो गया, ठीक है, ये मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो तीन तो हो गया हमारा संख्यावाचक और फल हो गया हमारा संज्ञावाचक, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा संज्ञावाचक हो, ठोको द्विगु समास होगा वो। फिर है चार पाई, चार बोलते हैं संख्यावाचक हो गया, और पाई पाए, जिन्हें पाए होते हैं ना, बेड के या खटिया के या पलंग के, उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट संज्ञा हो गया, क्योंकि नाम है वो किसी वस्तु का, ठीक है। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद संज्ञावाचक हो, उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। चार पैरों का समूह, और अंग्रेजों ध्यान रखना, चार पाई अर्थात चार पैरों का समूह, इसका मतलब होता है पलंग या चारपाई या खटिया, अर्थात चार पाई चार पैरों का समूह अर्थात पलंग। यह गया बहुब्री समास पे, ठीक है। अब बोलोगे क्या करें, तो वही वाला ऑप्शन है आपके पास में, क्या, अगर विकल्प में पहले बहुब्री दे दिया और बाद में उसने क्या दे दिया, द्विगु दे दिया, तो फिर बोले क्या लगाना है, आपको द्विगु लगाना, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा संज्ञावाचक है, परिभाषा पूरी कर रहा है, ठीक। हाँ, अगर उसने क्या करा, द्विगु समास ऑप्शन में नहीं दिया, उसने बहुब्री रख दिया और तीन कोई और समास रख दी, तो फिर अंग्रेजों कौन सा लगाओगे, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो फिर बहुब्री समास लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ लो बढ़िया करके, समास तोते उड़ा देता इतने, और मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। आप कोई सा भी समास ले आओ, क्रम कोई सा भी बोर्ड पे, उसके ऐसे पोस्टमार्टम कर देंगे बिल्कुल बढ़िया करके, और ठीक है। और आप मेरी लास्ट क्लास जरूर पढ़ना, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं कंफ्यूज दूर करूंगा, किसमें दो समास है, किसमें तीन समास है, तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है पेपर के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए फिर आया सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, ठीक है। इसमें कौन सा सप्त हो गया, पहला पद तो उसका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, सप्त हो गया सात, ठीक है। ऋषियों का नाम है, व्यक्तियों का नाम है, संज्ञा शब्द आ गया, दूसरा पहला क्या आ गया, संख्या आ गया, तो इसमें कौन सा सब समास होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट समास एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं, इसके कुछ थोड़े एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आइए कुछ थोड़े इसके एग्जाम्पल और देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, ठीक है। देखिए दे रखा है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। अष्ट बोलते हैं हम, किसको कहते हैं, 8 को बोलते हैं। तो पहला तो हमारा शब्द ये आ गया अध्याय, ठीक है। ये तो हो गया 8 अध्याय कह सकते हैं, जो पुस्तकें होती हैं जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये हो गया संख्यावाचक, और ये क्या हो गया हमारा संज्ञावाचक, क्योंकि उनका अध्यायों का नाम है ये। फिर आता है, और जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा संज्ञावाचक हो, वो कौन सा समास होता है हमारा, द्विगु समास। देखो बस कुछ नहीं, अगर आपने ये चीज पकड़ ली, ये चीज आपके समझ में आ गई, तो आपको कोई सा भी समास दे दिया जाए आप 100% कर दोगे। अगर आपने ये चीज नहीं समझी, आपको अगर जिस समास में 2-2, 3-3 समास होते हैं ना, वो दे दिया जाए तो आप नहीं पहचान पाओगे। और ज्यादातर समास जो होते हैं मैक्सिमम पेपर में इसी प्रकार के आते हैं, जिसमें कि 2-2, 3-3 समास होते हैं, तो उनको पहचानना बहुत भारी पड़ जाता। बस हुई हमारे तोते उड़ जाते हैं, समझ गए। तो तोते मत उड़ाइए, थोड़ा ध्यान से समझ लो। दुपट्टा, ये क्या हो गया, 2, एक संख्या हो गई, पट्टा, अरे वही दुपट्टा, वो जो कपड़ा होता है, ये हो गया हमारा क्या, संज्ञा, उसका नाम हो गया। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद संज्ञा, उसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो गया। सतनजा बोलते हैं 7 अनाजों का समूह। 7 एक संख्या हो गई, दूसरा अनाज उनका नाम हो गया अनाजों का, ठीक है। क्योंकि वो अनाज को अनाज ही कहते हैं ना, जो होते हैं गेहूं चावल धान पान जो भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनाज बोलते हैं, उनका नाम है। तो ये संज्ञा हो गई। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा संज्ञावाचक हो, कौन सा होगा हमारा, द्विगु समास। या मैं कहूं संपूर्ण शब्दों में समूह का बोध हो, देखो समूह का बोध भी हो रहा है, और इसका उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। अब बोलोगे, देखो मैं आपको बताऊं, इसमें पहला पद यह है 8 अध्याय। इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, पहले पद की दूसरे पद की, अध्यायों की, क्योंकि सब कुछ अध्यायों से है। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, अध्याय रहा है, 8 अध्याय,
ठीक है। फिर है दो पट्टे, दो दो क्या, अरे भाई दो क्या चीज, दो दुपट्टे, ठीक। तो देखो इसकी वैल्यू ज्यादा, पट्टों की ज्यादा वैल्यू हो गई। 7 अनाज, 7 क्या चीज, 7 तो बहुत चीजें होती है, लेकिन क्या, अनाज, तो अनाज की वैल्यू ज्यादा हुई 7 की, अनाज की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो उत्तर पद प्रधान हो गया, होगा नहीं हो गया। फिर है 9 गांव, 9 क्या चीज, क्या 9, कुछ पता नहीं चल रहा, क्या गांव, तो 9 गांव में किसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, गांव की हो गई। 9 क्या हो गया यहाँ पर, गौण पद हो गया, गांव क्या हो गया, प्रधान पद हो गया या मुख्य पद हो गया। इसका मतलब द्विगु समास में हर किसी भी शब्द का क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। फिर है 100 सालों का समूह, शताब्दी, 100 सालों का समूह, शताब्दी को बोलते हैं 100 सालों का समूह, ठीक है। 100 क्या चीज भाई, साल या वर्ष, तो किसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, दूसरे पद की वैल्यू ज्यादा हो गई, इसकी द्वितीय पद की वैल्यू ज्यादा हो गई, उत्तर पद प्रधान हो गया इसका। फिर है सहस्त्राब्दी, तो इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं 1000 शब्दों का समाहार या समूह। फिर है अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह, 8 क्या चीज, धातुओं को। तो देखो दूसरा पद इसमें हर किसी का क्या है, प्रधान पद है या मुख्य पद है, जिसका पद, अगर आपने ये समझ लिया किसका पद प्रधान, पहला पद प्रधान है, द्वितीय पद प्रधान है, मैंने आपको बताया था, वेरी वेरी इजी है, कुछ भी नहीं है समासों में, कहते हलवा है समास, बस आपको थोड़ा इसकी पहचान समझनी है बस आपको। फिर है सप्त सैंधव, 7 नदियों का समूह, आप चले जाइए सप्त सैंधव, ठीक है, उत्तर भारत की ओर। फिर है पंजाब, 5 नदियों का समूह, तो 5 तो आ गई हमारी संख्या आ गई, नदियां क्या आ गई, संज्ञा आ गई, ये तो हो गया हमारा संख्यावाचक, ये क्या हो गया हमारा संज्ञावाचक। मेरी बात ध्यान रखना, द्विगु समास के हर किसी समास में पहला पद संख्यावाचक आएगा, दूसरा संज्ञावाचक आएगा, ठीक है। और आपने ये चीज पहचान ली तो समझ लो समास आपके हलवा बन गए बिल्कुल ही। इसमें देखो सप्त सैंधव, 7 आ गया, नदियों का नाम आ गया, ठीक है, बिल्कुल हल्का। 7 संज्ञा है, दूसरा संज्ञा नाम है, तो बस संज्ञा, और मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी, संज्ञा आप समझ गए हो, संज्ञा पीछे पढ़ाई थी, उसको देख लेना, उसके बाद में और आसान तरीके से पकड़ लोगे, इसको उठा लोगे। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट समास पे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके समास समझ में आया होगा, ये हमारा द्विगु समास, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद में हम चलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास पर, जो कि तीसरी क्लास आ गई, ठीक है। तीसरी क्लास में पढ़ेंगे हम कौन सा, कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास बिल्कुल इजी समास है, बस खाली आपको फोकस बना के उसमें पढ़ना है। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आप अपनी मंजिल तक एक न एक दिन 100% पहुंचोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और जो टांग खींचने वाले हैं बस उनसे बच के रहिए, बस पढ़ते रहिए और पेपर की खोपड़ी में छेद करते रहिए, आप अपनी मंजिल तक 100% पहुंच जाओगे, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखिए, अपने को टूटने मत देना, क्यों, क्योंकि अगर जो भगवान की मूर्ति होती है अगर वो टूट जाती है तो लोग उसको भी क्या करते हैं, घर में से निकालकर बाहर चौराहे पर रख देते हैं या बाहर किसी स्थान पर ले आकर रख देते हैं, मतलब भगवान को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर आप टूट गए तो फिर आपका क्या हाल होगा, ठीक है। अपने भेद किसी को मत बताइए, अपने पास रखिए, कोई भी आपने सोच रखा बस उनके उसी के अनुसार आप मेहनत करते रहिए, चलते रहिए, आप अपनी मंजिल तक 100% पहुंच जाएंगे, चाहे आपने कितना बड़ा सोच रखा है, बस उसके अनुसार मेहनत करते रहिए। मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप एक न एक दिन 100% पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। बस क्या एक लगन मेहनत की जरूरत है। ये मत देखिए मैं इस टाइम किस स्थिति में हूं, जैसी भी स्थिति में हो बस चलते रहिए, रगड़ते रहिए, एक न एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और राजा भी बनोगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, साथियों नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।